एक डायरेक्टर जिसके पास आओ तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है, जिसके साथ काम करो तो दुनिया तुम्हारी कदम चूमने लगती है, जिसके फिल्म में काम करो तो तुम्हारा नाम हिस्ट्री के बुक में लिखा जाता है। लेकिन जब तुम उस डायरेक्टर के सेट से वापस आते हो तो दुनिया तुम्हें भूल जाती है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे डायरेक्टर की जिसने इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड तक ले गया। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर ऑफ इंडिया, एस राजामौली। इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर, टॉलीवुड का गॉड, हॉलीवुड तक पहुंच चुका है। एक ऐसे इंसान जिसने प्रूव कर दिया कि इंडियन सिनेमा सिर्फ रोमांस और सॉन्ग नहीं है, लेकिन इस आदमी के साथ एक ऐसी चीज़ जुड़ी है, एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा सिलसिला जो इतना बार बार रिपीट हुआ है कि लोग इसे नाम दे चुके हैं, द राजामौली कर्स। और इसी कर्स को हम आज ब्रेक डाउन करेंगे कि यह क्या सच है या फिर ये भी एक मिथ है, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक का डाटा हम कलेक्ट कर चुके हैं और उसे आपको बताएंगे और उस अनुसार आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा द राजामौली कर्स सच में एग्जिस्ट करती है या फिर ये एक मिथ है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात है 2001 की, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। राजामौली की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 रिलीज हुई। लीड एक्टर थे जूनियर एनटीआर। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, एनटीआर रातों रात एक स्टार बन गए। तो अब आप सोचो, आप एक नए एक्टर हो और आपकी पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए तो आपको क्या लगेगा? यही सोचोगे ना कि मैं सेट हो चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर आती है जूनियर एनटीआर की नेक्स्ट फिल्म सुब्बू और वो मूवी हो जाती है फ्लॉप। फिर आप क्या सोचेंगे? अरे कोई नहीं, एक ही बार तो हुआ है। फिर आप अपने अगले प्रोजेक्ट पर मूव ऑन कर लेते हो। 2003 राजामौली ने फिर बुलाया एनटीआर को एक फिल्म करने के लिए। फिल्म का टाइटल सिम्हाद्वारी, और ये फिल्म उस टाइम की तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई थी एनटीआर का गॉड लेवल परफॉर्मेंस देने के बाद। और फिर एनटीआर अपने अगले प्रोजेक्ट लेकर आते हैं आंध्रा वाला, अगेन फ्लॉप। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है, तो आगे सुनिए। 2007 राजामौली ने फिर से एनटीआर को बुलाया एक फिल्म के लिए। फिल्म का टाइटल था यमदोंगा और वो फिल्म एनटीआर की करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी उस वक्त। और उसके बाद एनटीआर की अगली फिल्म आई टाइटल कंट्री, और ये मूवी भी डिजास्टर साबित हुई। फिर 2022 में एनटीआर और राजामौली की एक और फिल्म आई आरआरआर, जिसको आप सभी जानते हैं, और वो एनटीआर की करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और उसके बाद अभी तक एनटीआर की 2 प्रोजेक्ट आ चुका है, एक देवरा पार्ट 1 और दूसरी वार 2, और दोनों ही फ्लॉप हुई। 4 बार सेम पैटर्न एक ही एक्टर के साथ। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, अब ये स्टैटिक्स हो चुका है। और अब आते हैं उस चैप्टर पर जो इस पूरी कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है, प्रवास। 2005 प्रवास और राजामौली के साथ की ये पहली मूवी आती है छत्रपति नाम से, और ये फिल्म उस वक्त की हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। प्रवास का नाम बन गया और फिर प्रवास की अगली फिल्म आई पौर्णमी के नाम से, और वो हुई फ्लॉप। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था, असली ट्रेजेडी तो आगे है। 2012 राजामौली एक अनाउंसमेंट करते हैं, एक फिल्म जो 5 साल लगेगी बनने में, और एक ऐसे कैरेक्टर है जिसको अपना पूरा वक्त देना होगा इस फिल्म के लिए, और उस फिल्म को करने का डिसाइड करते हैं प्रवास। और इस फिल्म का करने का कंडीशन था कि जब तक ये फिल्म चलेगी तुम और कोई फिल्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ना ही कोई ब्रांड डील कर सकते हो, चाहे वो कितने भी करोड़ क्यों ना ऑफर करे। मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली की, जो कि 2015 में इसकी पहला पार्ट रिलीज हुआ था और 2017 में इसका दूसरा पार्ट, और दोनों मूवी ने वर्ल्ड वाइड 2500 करोड़ का कलेक्शन किया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल 2 साल तक इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। उस वक्त प्रभास सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक फेनोमिना बन चुके थे, पैन इंडिया सुपरस्टार। बॉलीवुड में भी एंट्री हो चुकी थी। उस वक्त इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके कदम में थी, और फिर उन्होंने किया बॉलीवुड का पहला फिल्म साहो, बजट 350 करोड़, और मूवी हुई डिजास्टर। चलो एक बार हो सकता है, अगली मूवी देखते हैं अगेन बॉलीवुड से, टाइटल राधेश्याम, फ्लॉप। फिर आती है
आदि पुरुष अगेन बॉलीवुड से। और इस मूवी के बारे में मुझसे बेहतर तो तुम लोग जानते हो। 3 फिल्म, तीनों फेलियर, एक के बाद एक। वो आदमी जिसने बाहुबली के लिए 5 साल दे दिया, अपना यूथ दे दिया, अपना करियर, अपना सब कुछ एक डायरेक्टर को दे दिया, और वो एक्टर आज भी अपना उस मैजिक को ढूंढ रहा है। और अब आते हैं रामचरण पर। 2009 मगधीरा, राजामौली का विजन, रामचरण का पैशन, 145 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, उस टाइम का सबसे बड़ा तेलुगु ब्लॉकबस्टर था। रामचरण को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और वो साउथ का बिग थिंग बन गया। नेक्स्ट फिल्म आती है ऑरेंज नाम से, ह्यूज फ्लॉप। फिर 2022 आरआरआर वो चीज़ थी जो 1230 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता, ऑस्कर भी जीता। नाटू नाटू तेलुगु सॉन्ग ऑस्कर के स्टेज पर परफॉर्म हुआ। रामचरण और एनटीआर दोनों इंटरनेशनल आइकॉन बन गए। दुनिया के लोगों ने जिन्होंने पहली बार तेलुगु की आरआरआर फिल्म देखी, उसके बाद वो राजामौली के फ़ैन बन गए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। 2025 गेम चेंजर, डायरेक्टर शंकर, जिन्होंने रोबोट 2.0 बनाई थी। इस मूवी का बजट 450 करोड़, स्टार कास्ट रामचरण, कियारा आडवाणी। इस मूवी से एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी उस वक्त, और मूवी ने कमाया कितना, 195 करोड़। ये सिर्फ एक फ्लॉप नहीं थी, ये ब्लड पाथ था। वो आदमी जिसने ऑस्कर के नेट पर दुनिया के सामने डांस किया, वो 3 साल बाद अपनी ही इंडस्ट्री में जस्टिफाई कर रहा है कि वो स्टिल रेलेवेंट है। और फिर आई 2026 पेडी, या फिर मैं कहूँ टट्टी, क्योंकि ये भी उसी रास्ते पर जा रही है। रुको एक सेकंड, रुको, ये सब देख के रुको, एक सेकंड रुको, ये सब सुन के लग रहा हुआ ना कि कोई काला जादू है। कोई तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा ना? नहीं है, कोई सुपरनेशनल कर्स नहीं है, लेकिन जो है वो सुपरनेशनल से भी ज़्यादा स्केरी है। सोचो एक बार, राजामौली की फिल्म बनने के लिए कितना वक्त लगता है। बाहुबली के लिए लगा था 5 साल और आरआर के लिए 4 साल। 4 से 5 साल तक एक एक्टर सिर्फ एक ही कैरेक्टर जीता है, सिर्फ एक ही विजन के लिए काम करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्टर की अनोखी दुनिया देखता है। और जब वो इंसान बाहर आता है तो वो अलग इंसान हो चुका होता है, और ऑडियंस ने उसे सिर्फ एक ही रूप में देखा है, लार्जर देन लाइफ, गॉड लेवल, राजामौली का हीरो। और जब वो दूसरा फिल्म करता है दूसरे डायरेक्टर के साथ, दूसरे स्टोरी और दूसरा स्केल के साथ, तब ऑडियंस ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगते हैं, यार इसने बाहुबली के बाद कुछ अच्छा बनाया या नहीं, आरआर के बाद कुछ अच्छा बनाया ही नहीं। ये कर्स नहीं है, इस चीज़ को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। राजामौली ने इन एक्टर को इतना ऊपर उठा दिया कि ग्रेविटी उन्हें वापस खींचने लगती है। और फिर एक और चीज़ होती है, कोई भी एक डायरेक्टर के फ्रेमवर्क में इतना घुस जाता है तो उसे बाहर निकलना टफ हो जाता है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कर्स किसी एक एक्टर का फेलियर की कहानी है या किसी एक आदमी का जो इतना बड़ा जीनियस है कि उसके साथ काम करना ब्लेसिंग माना जाता है और एक बर्डन भी। राजामौली ने एक एक्टर को वो दिया जो पूरी दुनिया में और कोई नहीं दे सकता, रिकॉग्निशन, लेगेसी, हिस्ट्री, लेकिन उसके साथ लाया एक बेंचमार्क जिसे अभी तक कोई भी डायरेक्टर पूरा नहीं कर सकता और कोई भी एक्टर अकेला नहीं तोड़ सकता। तो अब आगे क्या होगा? महेश बाबू राजामौली के साथ काम कर रहे हैं वाराणसी, जो 2027 में रिलीज होगी, और जब वो रिलीज होगा तब वो ब्लॉकबस्टर भी होगा। तो फिर से एक सवाल पूछे जाएंगे, महेश बाबू की अगली फिल्म चलेगी? तो ये था राजामौली का कर्स, ना कोई जादू, ना कोई सुपरनेशनल शक्ति, बस एक आदमी जो इतना पावरफुल है, इतना विजनरी है कि उसके बाद दुनिया छोटी लगने लगती है, और वही सबसे बड़ी स्केरी चीज़ है।